नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम विभिन्न मुद्दों को करंट अफेयर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज 28 जुलाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। जो विभिन्न मुद्दों में ग्रेविटी 1Y4 रॉकेट प्रक्षेपण, LHC, कारगिल विजय दिवस, सारनाथ को यूनेस्को में शामिल किया गया, उच्च स्तरीय परीक्षा सुधार समिति, CRPF की स्थापना दिवस, मीराबाई चानू और खैबर शोकन, सोन नदी के बारे में, दक्षिण चीन सागर के बारे में और विभिन्न मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स 28 जुलाई 2026। तो पहला प्रश्न है कि ग्रेविटी 1Y4 वाहक रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया? तो चीनी वाणिज्यिक अंतरिक्ष कंपनी ओरियन स्पेस ने पूर्वी चीन सागर में समुद्र आधारित प्रक्षेपण मंच से समुद्र आधारित प्रक्षेपण मंच, और यह कहाँ पर है? शेडोंग प्रांत में यह स्थित है। तो समुद्र आधारित प्रक्षेपण मंच से ग्रेविटी 1Y4 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया और इस रॉकेट से कुल 9 उपग्रहों को उसकी कक्षा में स्थापित किया गया, निर्धारित कक्षाओं में स्थापित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा जान लेते हैं। कुल ग्रेविटी 1 विश्व का पहला मध्यम भार प्रक्षेपण यान है जिसमें पूर्णतः ठोस प्रणोदक यानी सॉलिड प्रोपेलेंट मोटरों से संचालित स्ट्रैप ऑन बूस्टर लगे हुए हैं। ठीक है। 30 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसका कुल द्रव्यमान 405 टन है। नेक्स्ट, मतलब ये चीन के द्वारा प्रक्षेपण किया गया। नेक्स्ट है LE-24 पहल का मुख्य संबंध निम्नलिखित में से किससे है? LSE का मतलब हो गया लंदन स्टॉक एक्सचेंज। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने LSE-24 नामक एक प्लेटफॉर्म की घोषणा की जिसका उद्देश्य वैश्विक निवेशकों को लगभग 24 घंटे कारोबार की सुविधा प्रदान करना है। इसका आंसर हो जाएगा C, 24 घंटे शेयर बाजार में कारोबार कर सकते हैं। यह लंदन समयानुसार देखें तो इसकी जो शुरुआत होगी शाम 5 बजे से सुबह 7:50 तक। ठीक है। और इसकी मतलब इतने समय में सुविधाएं प्रदान करेगा। यह इसकी जो अवधारणा है कि क्रिप्टो करेंसी बाजारों के 24/7 यानी क्रिप्टो करेंसी बाजार 24/7 कारोबार करते हैं, इसी आधार पर इसको लॉन्च किया गया। ठीक है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1801 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है लंदन में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, वीरता और सर्वोच्च बलिदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2026 में भारत ने कारगिल विजय की ऐतिहासिक विजय की 27वीं वर्षगांठ मना रहा है। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। ठीक है। ओके। ऑपरेशन विजय का नाम आपने सुना होगा। ऑपरेशन विजय जो है भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे में कुछ सामरिक चोटियां आ गई थी, उसको मुक्त कराने के लिए एक सैन्य अभियान चलाया गया था। इस अभियान के सफल समापन के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 26 जुलाई को
कारगिल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के बाद सारनाथ भारत का कौन सा विश्व धरोहर स्थल बन गया, यानी कि सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने सारनाथ को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो यह भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। अभी दक्षिण कोरिया में यूनेस्को की 48वां सत्र आयोजित किया गया था। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में सत्र आयोजित किया गया था और वहीं पर सारनाथ को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो यूनेस्को के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूनेस्को का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1942 की हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? फ्रांस में, यानी पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, वर्तमान में यूनेस्को में कुल 194 कंट्री इसके सदस्य हैं। ये तो हो रहा है यूनेस्को की बात। अब थोड़ा सारनाथ के बारे में बात कर लेते हैं। ये आप स्तूप देख ही रहे हैं। तो सारनाथ का जो प्राचीन नाम है उसका नाम है ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तन, तथा इसको मृगदाव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृगदाव। 2 नामों से यह प्रचलित है। यही बुद्ध ने अपना 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था। इसी स्थान से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की शुरुआत हुई और बौद्ध संघ की स्थापना हुई। ठीक है, और जैसे लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर के साथ सारनाथ बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। सारनाथ में प्रमुख स्मारक हैं, जैसे धमेक स्मारक है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था और वर्तमान में जो संरचना दिखाई देती है इसका पुनर्निर्माण गुप्त काल में किया गया था। गुप्त काल में सम्राट अशोक ने बनाया और इसका जो पुनर्निर्माण है वो गुप्त काल में किया गया। एक स्तूप है धर्मराजिका, इसका भी निर्माण सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया। एक स्तूप है चौखंडी स्तूप। यहाँ पर भगवान बुद्ध, ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान बुद्ध अपने प्रथम 5 शिष्यों से यहीं मिले थे। ठीक है, चौखंडी। तो 3 स्तूप है, धमेक, धर्मराजिका और चौखंडी। नेक्स्ट चलते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और तकनीकी सुधार सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय परीक्षा सुधार समिति यानी टास्क फोर्स गठन करने की घोषणा की। तो ये टास्क फोर्स जो है किसके अध्यक्षता में गठित करने की बात की गई है? तो यह नंदन नीलकेणी जो है इन्फोसिस के अध्यक्ष और सह संस्थापक हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय परीक्षा सुधार समिति गठित करने की बात की गई है। इसमें कुल 6 सदस्य हैं। नंदन नीलकेणी जी हैं, दूसरा है एस सोमनाथ जो हैं इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है तपन डेका जो हैं पूर्व प्रमुख, मतलब आईबी के पूर्व प्रमुख हैं। ये आईबी से जुड़े हुए हैं, ये इसरो से जुड़े हुए हैं,
नेक्स्ट हैं प्रोफेसर वी कामकोटी, प्रोफेसर वी कामकोटी, ये आईआईटी मद्रास के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट हैं अनीता कारवाल, अनीता कारवाल जो हैं वो पूर्व शिक्षा सचिव रही हैं। नेक्स्ट हैं अमृतलाल मीणा, ये प्रशासन और लॉजिस्टिक विशेषज्ञ हैं। तो इन 6 लोगों के मिला करके उच्च स्तरीय सुधार समिति का गठन किया गया और इसकी अध्यक्षता करेंगे नंदन नीलकेणी, जो इन्फोसिस के अध्यक्ष और सह संस्थापक हैं। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका स्थापना दिवस होता है 27 जुलाई को, इसके स्थापना दिवस है, मनाया जाता है। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 27 जुलाई 2026 को अपना 87वां स्थापना दिवस मनाया। यानी इसकी स्थापना जो है 27 जुलाई 1939 में ब्रिटिश शासन के दौरान क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता के बाद सीआरपीएफ अधिनियम 1949 के माध्यम से 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। आपको याद होगा कि जब भारतीय रियासतों के एकीकरण और का मुद्दा चला था तो उसमें सीआरपीएफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे जूनागढ़, काठियावाड़ और पेप्सी जैसे क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को बहाल करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक चीज़ आपको पता होगा कि सीआरपीएफ जो है यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और आतंकवाद विरोधी अभियानों में राज्य की सहायता करना है। यह एकमात्र अर्धसैनिक बल है जो 1965 और 1971 के युद्ध में भाग लिया था। सीआरपीएफ की कुछ इकाइयां हैं, जैसे रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ, इसकी स्थापना जो है 1992 में की गई थी। सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स, इसका मुख्य काम है सांप्रदायिक दंगों, सार्वजनिक अशांति और भीड़ नियंत्रण जैसी परिस्थितियों को नियंत्रण करना। इसका एक बटालियन है कोबरा बटालियन। कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन सीआरपीएफ की एक विशिष्ट कमांडो इकाई है। इसका गठन गुरिल्ला युद्ध और जंगल आधारित जो आतंकवाद विरोधी अभियान है उसके लिए किया गया था। बेसिकली यह कोबरा बटालियन वामपंथ उग्रवाद यानी नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में इसको डिप्लॉय किया गया है, वहाँ पर अभियानों का संचालन करती है। एक और बटालियन है महिला बटालियन। सीआरपीएफ भारत का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसके 6 पूर्ण महिला बटालियन है। ठीक है, ये भी सुरक्षा में, आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं खेल से संबंधित। अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? ग्लासगो में। तो वहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? यानी मीराबाई चानू ने तीसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। तो इनका जो भार का वर्ग है वो 48 किलोग्राम भार में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रमंडल खेल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें राष्ट्रमंडल देशों यानी कॉमनवेल्थ नेशंस के खिलाड़ी भाग लेते हैं। यह इसका आयोजन जो है प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। ठीक है, इसका प्रथम आयोजन जो है राष्ट्रमंडल का प्रथम आयोजन 1930 में हैमिल्टन में हुआ था। हैमिल्टन में आयोजित किया गया था। अब भारत ने
इस राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया वह 1934 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। मीराबाई चानू का यह तीसरा लगातार गोल्ड है। 2014 ग्लासगो में इन्होंने रजत पदक जीता था। उसके बाद 2018 में जो गोल्ड कोस्ट में आयोजित किया गया था वहाँ पर स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद 2022 में बर्मिंघम में हुआ था। यहाँ पर मीराबाई चानू ने भी स्वर्ण पदक जीता और 2026 जो ग्लासगो में आयोजित हो रहा है वहाँ भी मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? हालांकि इस पे लगभग 2011 से 2025 तक लगातार मिस्र के खिलाड़ियों का कब्जा था और मिस्र के खिलाड़ी को हराकर इस बार जिस खिलाड़ी ने ये कप जीता उनका नाम है अनाहत सिंह। तो अनाहत सिंह ने लड़कियों के एकल वर्ग में मिस्र की एक खिलाड़ी हैं रुकैया सलेम, इनका भी नाम याद करना है। सलेम को हरा करके 3-0 से हरा करके विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियन जीता और यह जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट, खैबर शेकन किस प्रकार की मिसाइल है? तो हाल ही में यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। हाल ही में ईरान ने अपने सैन्य अभियानों में खैबर शेकन बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किया। खैबर शेकन का अर्थ होता है खैबर का विजेता, खैबर का विजेता या खैबर को ध्वस्त करने वाला। ठीक है, इस मिसाइल का जो डेवलपमेंट है IRGC इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने किया। यह ईरान के द्वारा विकसित मध्यम दूरी की ठोस ईंधन आधारित बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, यानी कि यह जो मिसाइल है MRBM है। ठीक है, इसकी कुल मारक क्षमता लगभग 1450 मारक क्षमता 1450 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सोन नदी जल बंटवारे को संस्थागत रूप देने हेतु किन 2 राज्यों ने समझौते पर सहमति जताई है? अभी हाल ही में बिहार और झारखंड ने सोन नदी के जल बंटवारे को संस्थागत रूप देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो थोड़ा सा सोन नदी के बारे में जान लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। इसकी गंगा की सहायक नदी है और यह गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है, दक्षिण की तरफ से आकर मिलती है और देखें तो बाएं तट पर आकर मिलती है। गंगा के दाएं तट से आकर मिलती है। ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सोन नदी गंगा के बाएं तट से मिलती है या दाएं तट पर। तो सोन नदी दाएं तट से गंगा में मिलती है। कहाँ मिलती है? पटना के पास। ठीक है, यह एक और विशेषता, यह यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका जो प्रवाह है वो मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड
और बिहार से होकर गुजरता है। दूसरा, इसका उद्गम कहाँ है? अमरकंटक। अमरकंटक के मैकाले पर्वतमाला है, वहीं पे एक अमरकंटक जगह है, वहीं से निकलती है अमरकंटक। अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, उसका नाम है नर्मदा। ठीक है, ओके। सोन की कुछ सहायक नदियां हैं, इसको भी याद कर लेना है। कुछ बनास को जरूर याद रखना है, ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, यह सोन की सहायक नदी है। बनास, गोपाद या गोपद, ठीक है। रिहंद, यह सोन की सहायक नदी है, गंगा की नहीं है। उत्तरी कोयल, ये सोन की सहायक नदियां हैं। सोन पर कुछ बांध भी बनाए गए हैं, जो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सोन पर जो बांध बनी है वो बाणसागर, बाणसागर जो परियोजना है या बांध है, यह कहाँ, किस स्टेट में है? एमपी में। दूसरा है रिहंद बांध, रिहंद बांध कहाँ है? यूपी में। तीसरा है इंद्रपुरी बैराज, इंद्रपुरी बैराज, यह बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिण चीन सागर को वियतनाम में किस नाम से जाना जाता है? ये चर्चा में क्यों आया? अभी हाल ही में वियतनाम का एक जहाज है, उसका नाम है खोई गुयेन, खोई गुयेन 18 नामक एक मालवाहक जहाज, जो दक्षिणी चीन सागर, वियतनाम में उसको पूर्वी सागर कहते हैं, यानी ईस्ट सी में खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त होकर डूब गया। दुर्घटना के समय वहाँ उस पर लगभग 62 लोग सवार थे। तो थोड़ा दक्षिण चीन सागर के बारे में जान लेते हैं। यह दक्षिणी चीन सागर जो है, इसका जो समुद्री विस्तार है, उसमें यह चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनोई और वियतनाम तक है। यह एक बीच में दक्षिणी चीन सागर को ताइवान जलडमरू, ताइवान जल डमरू मध्य, यानी ताइवान स्ट्रेट, इसे पूर्वी चीन सागर से अलग करता है। यानी कि दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को जो ताइवान जलडमरू मध्य यानी ताइवान स्ट्रेट है, उसको अलग करता है। बेसिकली दक्षिण चीन सागर विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। फारस की खाड़ी और अफ्रीका से आने वाली अधिकांश कच्चा तेल और ऊर्जा आपूर्ति जो है मलक्का जलडमरू के माध्यम से इसी समुद्री मार्ग से होकर के सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान तक पहुंचती है। ठीक है, और जिसमें यह मिनरल्स रिच है। यह क्षेत्र तेल एवं प्राकृतिक गैस के संभावित भंडार, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य संसाधनों और भू राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट, ISSF विश्व कप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस भारतीय निशानेबाज ने जीता? तो इसको जीता ईसा सिंह ने। ईसा सिंह ने ISSF विश्व कप का जो आयोजन है चीन के हांगझोऊ में आयोजित किया गया और वहाँ पर ईसा सिंह ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में
मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट, साइबर वित्तीय धोखाधड़ी रोकने हेतु E0 FIR सेवा का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया? तो यह सेवा शुरू की गई गुजरात के द्वारा। गुजरात सरकार ने गांधीनगर में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी E0 FIR सेवा का शुभारंभ किया गया। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है 1930 भारत में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करने के लिए यह राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है। E0 FIR का क्या मतलब होता है? E0 FIR एक इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट है जो शिकायत प्राप्त होते ही स्वतः तैयार हो जाती है। यह FIR तुरंत संबंधित स्थानीय पुलिस थाने को जांच एवं कार्रवाई के लिए भेजी जाती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है। इस प्रणाली का जो उद्देश्य है धोखाधड़ी की घटना और पुलिस कार्रवाई के बीच लगने वाले समय को कम करना है। ठीक है, तो गुजरात ने E0 FIR प्रणाली शुरू की। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट चलते हैं, नासा के प्रस्तावित प्रैक्सिस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अभी 26 जुलाई 2026 को नासा ने प्रैक्सिस यानी कि प्लेनेटरी रिंग्स ऑटोनॉमस प्लेनेटरी रिंग्स ऑटोनॉमस एक्सप्लोरेशन विद इन C2 सैम्पलिंग। ये प्रैक्सिस का फुल फॉर्म है प्लेनेटरी रिंग्स ऑटोनॉमस एक्सप्लोरेशन विद इन C2 सैम्पलिंग। इस मिशन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया किसने? नासा ने। इस मिशन का उद्देश्य शनि के वलयों से वास्तविक कणों का प्रत्यक्ष संग्रह कर उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करना है, यानी शनि के पास जो वलय हैं उन वलय से प्राप्त कणों का विश्लेषण करना। प्रश्न है कि जो वलय हैं, ये जो आप देख रहे हैं शनि के वलय, इसमें से प्राप्त धूलकण का अध्ययन करना। तो ग्रहों का जो वलय है बेसिकली धूल, बर्फ, चट्टानी कणों से बना होता है, यानी इनका एक समूह होता है जो किसी ग्रह की रोम सीमा के भीतर या उसके निकट परिक्रमा करते हैं। जो रोस सीमा के भीतर परिक्रमा करते हैं, रोस सीमा क्या होता है? रोस सीमा यानी रोस लिमिट क्या है? रोस लिमिट किसी ग्रह के चारों ओर वह न्यूनतम दूरी है। यह ग्रह है, इसके चारों ओर वह न्यूनतम दूरी है जिसके भीतर आने पर एक मान लीजिए ग्रह यहाँ पे है, ग्रह है, इस एक ग्रह यहाँ पे, इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी, ग्रह नहीं मतलब कोई भी पिंड है, अगर यह न्यूनतम दूरी तोड़ करके यह उपग्रह इसके भीतर आ जाता है तो वह टूट जाता है। ठीक है, तो किसी ग्रह के चारों ओर वह न्यूनतम दूरी है जिसके भीतर आने पर किसी उपग्रह, धूमकेतु या खगोलीय पिंड को ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण, धूमकेतु जो है ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण टूट जाता है। उसे रोस सीमा कहते हैं। इसे एडवर्ड रोस ने अवधारणा इसको दी थी। अच्छा, कौन कौन से ग्रह हैं जिसके चारों ओर वलय पाई जाती है? तो एक ग्रह है शनि, दूसरा बृहस्पति,
तीसरा यूरेनस, चौथा नेपच्यून। इनमें वलय पाई जाती है और शनि का वलय सौरमंडल में सबसे बड़ा, स्पष्ट और सबसे अधिक विकसित माना जाता है। तो मिशन प्रैक्सिस मिशन में एआई, थोड़ा इसके बारे में, प्रैक्सिस मिशन में एआई आधारित जैव प्रेरित रोबोटिक प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, यह जो है टच एंड गो तकनीक के माध्यम से वलय संरचना को बिना क्षति पहुंचाए कणों का संग्रह करेगा। मिशन का लक्ष्य जो है मिलीमीटर से सेंटीमीटर आकार के कणों के नमूने को एकत्र करना है। तो चलिए, आज करंट अफेयर्स समाप्त हुआ। कल के लिए हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।